बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान बनते हैं ना, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास एक्चुअली पैसा है, इनफ है। अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं है, 4-5-6% का इन्फ्लेशन है मार्केट में, उस हिसाब से ही हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। मतलब 80-90% नेटवर्थ रिटायरीज की जो है रियल एस्टेट में, लॉट ऑफ इंडियंस डाई रिच। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं ना जिनको यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करना है स्पेशली, या फिर ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है स्पेशली। अगेन एक ये स्क्रीनशॉट है, शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे, आई एम श्योर कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, बहुत छोटा है तो बट अगेन ये एक ईटी वेल्थ में आर्टिकल था उमा शशिकांत जी का, और बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज काफी सारे हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, मैं और परिमल रिटायरमेंट प्लान्स बनाते हैं, तो ये काफी ज्यादा ये चीजें डिस्कस होती हैं वहां पे कि रिटायरीज ना थोड़े से, हम ना कैपिटल प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान बनते हैं ना, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास एक्चुअली पैसा है, इनफ है। उनको ऐसा लगता है कि पैसा कम पड़ जाएगा, ठीक है, और मतलब पैसा जितना चाहिए उससे कभी कभी 3 टाइम्स 4 टाइम्स होता है, राइट। स्टिल पीपल थिंक दैट पैसा कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, राइट। जो काफी सारे मतलब हमें जब हम रिटायर्ड होते हैं ये चीजें समझते नहीं हैं। तो इफ यू आर नियर रिटायरमेंट, या क्या कहते हैं एज अ मतलब पेरेंट्स आपके जो है नियर रिटायरमेंट हैं, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो इस पे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि भाई एक तो रिटायरीज को ये समझाना बहुत जरूरी है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है अब फ्री हैं टू डिटरमाइन, राइट। मतलब पहले की तरह ऐसा फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट एक आर्बिट्री इंटरेस्ट रेट कर देती थी, तो हमें भाई एफडीज वगैरह कर लो, हमें बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलते थे, तो अब ऐसा नहीं होता। तो ये चीज रिटायरीज को समझनी बहुत जरूरी है कि 90s नहीं चल रहा है ये, कि 12-13% 14% मिल रहा है भाई किसान विकास पत्र में, पीपीएफ में, राइट। अब नहीं है ऐसा, ठीक है। दूसरा वही कि भाई 2 डिजिट फिगर नहीं मिलते हैं 1980s में, ठीक है। तो आरबीआई का तो टारगेट जो है अब इन्फ्लेशन का 4% का है, मतलब 2 to 6% का ही है। तो पहले बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता था, तो इन्फ्लेशन हाई होते थे तो इंटरेस्ट रेट भी हाई होते थे, राइट। लेकिन इन्फ्लेशन हाई होते थे तो लोगों को लगता था कि यार हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स भी रहते थे, राइट। लेकिन अब वैसा नहीं है। तो ये चीज समझिए कि अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं है, 4-5-6% का इन्फ्लेशन है मार्केट में, राइट। तो उस हिसाब से ही हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए, राइट। तो अगर इंटरेस्ट इनकम, हाँ ये बहुत सारी चीजें बहुत नॉर्मल लिखा जाता है ना कि यार मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए है मेरे पास, 1 करोड़ को एफडी कर देता हूँ, ठीक है, और 50,000 रुपये मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बस चलता रहेगी अपनी जिंदगी ऐसे ही। तो बट लोगों को ये समझता नहीं है कि भाई एक तो बहुत बड़ा पैसा उसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है, राइट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भाई इन्फ्लेशन से तो ये रिटर्न बढ़ेगा ना, बट एफडी के इंटरेस्ट थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स भी हमें समझने बहुत जरूरी है, ठीक है। फोर्थ, कि पहले क्या होता था कि अब जो है बच्चे जो है वो को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है माँ बाप के पैसे की। पहले क्या है ना, क्योंकि अब भाई लिबरलाइजेशन हो गया, अब अच्छे जॉब्स वगैरह मिलने लग गए हैं, प्रमोशन अच्छा होता है, बच्चे भी अच्छा कमा रहे हैं, राइट। तो पहले क्या होता था कि भाई पेरेंट्स के पैसे का एक फैक्टर होता था कि बच्चों को थोड़ी सपोर्ट ज्यादा रहता था, राइट। बट अब जो है वैसा नहीं है। तो वो चीजें भी हमें समझनी जरूरी है, मतलब ये जो आर्टिकल बोल रहा है ये चीजें, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बहुत सारे एसेट, मतलब रियल एस्टेट तो मतलब इतने सारे, यार यहाँ पर लैंड, मेरे मेरे होम टाउन में यहाँ पर लैंड है, ये लैंड है, वो लैंड है, राइट। यहाँ पर मेरा एक घर है, वहां मेरा एक घर है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, बहुत नॉर्मल। मतलब 80-90% नेटवर्थ रिटायरीज की जो है रियल एस्टेट में, तो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और फिर इनहेरिटर्स को ज्यादा केयर है ही नहीं उसका, मतलब आपके बच्चे बाहर हैं या इंडिया में भी दूसरी जगह पे दे आर डूइंग जॉब, अरे कौन मैनेज करेगा वो प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये सब फैक्टर्स जो है ना वो समझने बहुत जरूरी है, राइट। तो मतलब हाउ टू व्हाट यू शुड डू बेसिकली इन प्लानिंग दीज, ठीक है। तो ये स्केर्सिटी माइंडसेट, होल्डिंग, काउंटिंग योर मनी वाले जो माइंडसेट है, राइट, ये थोड़ा सा रिटायरीज को थोड़ा चीजें प्लान बेटर करनी चाहिए, ठीक है। कि नहीं नहीं भाई होल्ड कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, एंड मतलब ये बात काफी बार मैं बोलता हूँ कि लॉट ऑफ इंडियंस डाई रिच, राइट। तो वो चीजें भी, मतलब हमारे पास मोस्टली पैसा, काफी ज्यादा केसेस में, मोस्टली तो नहीं बोलूंगा बट काफी ज्यादा स्पेशली अर्बन में पैसा जो है हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा है आफ्टर रिटायरमेंट लोगों के पास,
बट दे डोंट रियलाइज दैट दे आर स्टिल बेसिकली लिविंग अ वेरी फ्रूगल लाइफ, जितना उनको शायद जरूरत नहीं है, मतलब जितने वो चाहते हैं ना वो खर्च नहीं करते। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है एज इफ यू आर नियर रिटायरमेंट या यू हैव रिटायर्ड, राइट। तो फाइनेंशियल प्लान, रिटायरमेंट प्लान बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फॉलो करना है नहीं करना समझ तो लो, राइट। बात तो समझनी बहुत जरूरी है। एक बुक भी है हमारी, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस, जरूर पढ़ो उसको इफ यू आर नियर रिटायरमेंट, और तो मतलब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स तो बहुत अच्छे से वहां पर हो जाएगी। एक नॉलेज सेक्शन बेसिकली क्या है, लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन आस्किंग, कई बार ये डेटा कहाँ मिलता है कि सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस कौन से हैं। मतलब म्यूचुअल फंड एज अ कई कई स्कीम्स इतनी बड़ी हो गई हैं, समटाइम्स मोर डोंट इवन रियलाइज, राइट। जब मैं कभी कभी देखता हूँ और डिस्कस करते हैं क्लाइंट्स के साथ या कभी आपके साथ, तो सडनली यू रियलाइज कि यार इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स हो गई हैं, इतने एसेट अंडर मैनेजमेंट एक एक स्कीम में, राइट। स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी जो मतलब म्यूचुअल फंड को शायद 2008-9 से वी आर ट्रैकिंग, मतलब अलॉन्ग ऑब्वियसली उतना फुल टाइम नहीं था उस टाइम, परिमल मोर बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड, तो हम ज़्यादा डिस्कस करते रहते थे। बट येस, देर हैव बीन अ इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्री फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, तो वो वहाँ से देख के कि आप जब यू सी द ग्रोथ ऑफ मतलब जब 10,000 करोड़ एक बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट माना जाता था, ऐसा टाइम था। तो अब जो है जैसे 50,000 1 लाख करोड़ की इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो आई थॉट दैट आई विल शेयर कि टॉप स्कीम्स इंडिया में कौन सी हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट वाइज। तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। तो इफ यू विल सी दिस टेबल, राइट, तो अगर आप देखोगे तो SBI निफ्टी 50 ETF जो है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ऑफकोर्स EPF का पैसा है उसमें मेजरली, राइट, तो इसीलिए उसका इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बट 2 लाख करोड़ ऑलमोस्ट is there, right? SBI BSC Sensex ETF, again EPF has lot of money there, तो they have 1.16 लाख करोड़, राइट। थर्ड सबसे बड़ी अगर हम एक्टिव फंड की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अब सबसे बड़ी स्कीम बन गई है, 1 लाख करोड़ रुपए, 1.03 लाख करोड़, मतलब अब 4,000 करोड़, 38,767 तो छोटा लग रहा है, राइट। तो 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो हो गई है फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। अगेन मोस्टली वन फंड हाउस है ये, राइट। बाकी तो इनके फंड्स आर वेरी स्मॉल, आई थिंक एक ELSS फंड है, आई थिंक दे हैव सम आर्बिट्राज फंड, दे हैव कंजर्वेटिव हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन, तो दे हैव मच स्मॉलर फंड। बट इक्विटी में, प्योर इक्विटी में एक इनके पास ELSS है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब ELSS का तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से रेलेवेंस रहा नहीं है विद नाउ न्यू टैक्स रिजीम, सो कह सकते हैं आपकी एक फंड हाउस है। HDFC बैलेंस एडवांटेज, राइट, एक बैलेंस एडवांटेज स्कीम है। पहले हाइब्रिड एक मतलब एक एग्रेसिव हाइब्रिड की तरह ही चलता है मेजरली स्कीम, अगर हम बात करें तो 1 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। वेरी वेरी बिग हाइब्रिड फंड, वन ऑफ बिगेस्ट हाइब्रिड फंड इन इंडिया। फिर HDFC मिड कैप, अब HDFC के 3 फंड्स एक साथ हैं, 79,000 करोड़ का मिड कैप फंड, तो और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक अच्छा है। तो अगेन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना एसेट अंडर मैनेजमेंट से परफॉर्मेंस, राइट, तो यू विल सी ऑल दीज परफॉर्मेंसेस। एक पराग पारिक का देखिए, HDFC बैलेंस एडवांटेज मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप 75,000, ऑल दीज आर वेरी गुड परफॉर्मिंग फंड्स। SBI इक्विटी हाइब्रिड, तो अब HDFC बैलेंस के बाद इक्विटी है 75,000। फिर ICICI लार्ज कैप फंड भी, जबकि इंडेक्स वगैरह के साथ अच्छा कॉम्पिटिशन है, वो भी ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का AUM बन गया है। कोटक आर्बिट्राज कैटेगरी बहुत अच्छी चली है, सबसे स्पेशली क्या कहते हैं डेट फंड से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है, तो आर्बिट्राज फंड में अच्छा खासा पैसा फ्लो हो रहा है, तो 67,000 करोड़ रुपीस। SBI लिक्विड फंड अब 65,000 करोड़ रुपीस। तो ये टॉप 10 फंड्स हैं, यू कैन सी मोर एंड मतलब कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब हमारे फंडोमीटर में सब डेटा आराम से अवेलेबल है और फ्री ही अवेलेबल है, तो क्या मतलब कुछ उसमें पेड नहीं है, तो यू कैन चेक ऑन अवर स्क्रीनर, एक फंड स्क्रीनर है म्यूचुअल फंड फंडोमीटर में। बट दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट, तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट, कि मतलब 10th बड़ा फंड जो है वो 65,000 करोड़ के आसपास का फंड है। सीरियस मनी नाउ दीज फंड हाउसेस एंड फंड्स आर मैनेजिंग 1 लाख करोड़, राइट। कैन यू मतलब इमेजिन भी 1 लाख करोड़ रुपए, सो इफ दैट फंड बेसिकली इन्वेस्ट 1% ऑल्सो इन अ कंपनी, तो 1,000 करोड़ रुपीज फंड इज गोइंग टू invest, which is going to be a serious money, right?
सो जस्ट फॉर दैट कि स्केल हमारा एमएफ्स का बहुत बढ़ गया है एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट. वी आर सीइंग इवन एएमसी स्टॉक्स आर डूइंग वेल. ऐसा माना जा रहा है कि आईसीआईसीआई की एएमसी का भी आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है. सो अगेन दिस इज अ इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री राइट टू लुक एट फ्रॉम इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव ऑल्सो. बट ऑफकोर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है. बट ऑल्सो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव राइट कि मतलब म्यूचुअल फंड एज एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट बिकॉज वेरी सीरियस प्लेयर एटलीस्ट इन इंडिया एंड वेरी वेरी वेल रेगुलेटेड. ये हमें यहाँ पर देखना चाहिए. अब आज का नॉलेज सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक आई सेड तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट, बहुत ही आई थिंक मेहनत करके लाइव मिंट जो न्यूज़पेपर है दे हैव शेयर्ड दिस. तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं. तो एक्चुअली मेरे को भी इतना डिटेल में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पता था. तो आई वॉज वेरी मतलब हैप्पी कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से शेयर किया. तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं ना जिनको यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करना है स्पेशली, या फिर ग्लोबल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है स्पेशली. तो उनको लगता है कि भाई कैसे करें. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स ये सब करते रहते हैं. क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड जो पहले इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है. बहुत सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो इंटरनेशनल फंड्स हैं बेसिकली वो अब पैसा नहीं ले रहे हैं. और दे आर द इजीएस्ट वे टू इन्वेस्ट राइट इन ग्लोबल इक्विटीज. देयर इज नो डाउट इन इट, दे आर द इजीएस्ट. बाकी सब में कॉम्प्लिकेटेड है, अकाउंट खोलो, ये करो वो करो, फिर लिमिट है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चक्कर है. तो ये सबसे आसान था. लेकिन आरबीआई ने वो लिमिट लगा रखी है कि $7 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते ये. तो उसके चक्कर में क्या हो गया कि बहुत सारे फंड्स जो हैं वो न्यू मनी नहीं ले रहे हैं. इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट. बट इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की. एक फ्यू फंड्स आई न्यू बट अगेन आई थॉट कि भाई ये काफ़ी अच्छे से समझाया है इन्होंने. तो इन्होंने एक तो बताया कि भाई कौन कौन से ऐसे इंडिया मतलब डोमेस्टिक फंड्स हैं जिसमें थोड़ा इंटरनेशनल एलोकेशन भी है, मिनिमम 10% किसमें है. तो वो भी लिस्ट दी है इन्होंने. तो जैसे पराग पारिक है उसमें 10.9% अभी इंटरनेशनल एलोकेशन है. किसी को लेना है मतलब तो उनको पता है कि भाई 10% तो है यहाँ पे. तो ऐसे एसबीआई फोकस में भी ऑलमोस्ट 10% है. एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटी फंड है कोई, उसमें 11% है. फिर मल्टी एसेट एलोकेशन है डीएसपी का, उसमें 20% के आसपास एलोकेशन है राइट. तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई इस तरह के हमारे फंड्स हैं, फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी, कोटक पायनियर, जिसमें 10% से ऊपर इंटरनेशनल एलोकेशन. अब यूएस है क्या है वो देख लो, ठीक है, बस इंटरनेशनल है. पराग पारिक में तो मेजरली यूएस ही है बट बाकी में ऐसे ही. अब उन्होंने कहा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो पैसा अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी कोई मतलब ये मान के चलो कि कोई भी मतलब नैस्डैक 100 S&P 500 के तो इस तरह के फंड्स तो नहीं कर रहे हैं राइट. तो अब इस तरह के एक फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज इक्विटी एक्टिव एफओएफ है वो कर रहा है एक्सेप्ट. वो तो 100% इंटरनेशनल एक्सपोजर. आई थिंक इट इज मेजरली यूएस ओरिएंटेड, नाम ही यूएस है. सेम इडलवाइज का भी यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी वो भी पैसा एक्सेप्ट कर रहा है करंटली. तो अगर आपको एसआईपी करनी है मतलब पैसा डालना है तो ये दो फंड्स तो एक्सेप्ट कर रहे हैं. इंटरनेशनल एलोके मतलब इंटरनेशनल फंड्स पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं. बाकी ये दोनों बेसिकली यूएस ओरिएंटेड, प्योर यूएस ओरिएंटेड है. फिर बाकी एक एडलवाइज का ग्रेटर चाइना भी है, पीजेएम का, और ग्लोबल इक्विटी है, एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी है. बाकी और भी सारे फंड्स के नाम लिखे हैं, यू कैन सी राइट. तो वेयर दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग मनी बट मतलब दे आर, आई एम श्योर कि दे आर नॉट प्योर यूएस एंड मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पेशली टेक ओरिएंटेड यूएस इक्विटी. तो वो शायद टॉप 2 फंड्स ही आई थिंक दे आर गिविंग. और एक और चीज उन्होंने बोला है कि भाई ओवरसीज ईटीएफ राइट, कि काफी सारे लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलो ईटीएफ तो ले ही लेंगे. ईटीएफ जो है ना वो बहुत अच्छे मार्कअप पे चल रहा है, ठीक है. तो अभी इन्होंने बहुत अच्छा से समझाया कि भाई कोटक का एक नैस्डैक 100 एफओएफ है राइट, तो उसका ईटीएफ नहीं है. तो उसके एक साल के रिटर्न 35% है राइट. तो जो भी है मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन और वैसे नैस्डैक 100 के रिटर्न्स वगैरह करके जो भी एक्सपेंस रेशियो सब हटा के 35% रिटर्न है. लेकिन मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 का जो ईटीएफ है उसके 56% रिटर्न है, ठीक है. क्यों? क्योंकि प्रीमियम चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है वो, मतलब 15-16 मतलब 20% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है. क्यों? क्योंकि डिमांड ही मतलब सप्लाई ही नहीं है ना. अभी नए यूनिट्स वो क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लिमिट. मोतीलाल ओसवाल तो क्रिएट नहीं कर सकता. तो जो लोग बेच रहे हैं वो प्रीमियम पे बेच रहे हैं और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. तो इसलिए वो मत करो. तो ईटीएफ मत लो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है. एक बार वो लिमिट खुली ना तो एकदम से दब करके जो है रिटर्न्स चले जाएंगे इसके, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि मतलब मैं कुछ काफ़ी टाइम से सोच रहा था. मैंने कहा कि यार अपने को भी करना चाहिए ऐसा चीज़. मैंने कहा कि यार लाइटमेंट ने इतना बढ़िया काम किया है कि मेरे को लगा कि यार नॉलेज सेक्शन में आई शुड शेयर दिस विद यू. सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए गाइज.
और इफ़ यू गाइज कैन शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ आपके थ्रू हो जाएगा, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।